हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक मिनी सीरीज। ये मिनी सीरीज क्यों है? देखिए, आप जानते हैं कि बहुत सारे आपके कंपटीशन एग्जाम्स, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं, इसमें आपका जीके का जो पोर्शन है वो मान लीजिए 40% जीके का पार्ट आ रहा है, बाकी आपका एप्टीट्यूड वगैरह आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, इंग्लिश आ रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। एसएससी में जैसे आपका 25 मार्क्स का ही आता है, 25 क्वेश्चन ही आते हैं जीके से। तो आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी का इतना मार्जिन नहीं है कि आप उसको बहुत समय तक एम लक्ष्मीकांत की बुक को उठाएं और उसको पूरा पढ़ें। आप इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी पॉलिटी को पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है। अगर आप पूरी पॉलिटी को पढ़ना प्रेफर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं कि 3-4 नंबर की पॉलिटी आपके एग्जाम में आएगी, कई बार 5 नंबर की, कई बार 6 नंबर की, इससे ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जीके में। तो इसीलिए आप ना तो इंडियन पॉलिटी की पूरी बुक को प्रेफर करते हैं पढ़ना, ना ही आप 50 वीडियो का कोई कोर्स देखना प्रेफर करते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, एक मिनी सीरीज़ लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी की, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है, प्रशासन जो है उसके बारे में। ठीक है। तो इसमें हमने जो चीज़ें पढ़नी हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, जिन क्वेश्चंस बनते ज़्यादा हैं, उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, इनके लिए स्पेसिफिकली ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हमने एक वीडियो पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा कि भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं। आप सभी जानते हैं कि जब संविधान बना था 1950 में, 1949 को कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो भारतीय संविधान में उस समय 22 भाग थे, 22 पार्ट थे। लेकिन अब संविधान में 3 पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं और 25 पार्ट्स हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान के जो 25 भाग हैं उनको हमने पहले वीडियो में देख लिया, और हमने देखा कि हर एक भाग जो है वो किस बारे में बात करता है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, वो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, देखो उस समय थे 395 अनुच्छेद और अब हो चुके हैं लगभग 448 अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल्स जिनको बोलते हैं। तो 448 आर्टिकल आप पूरे नहीं पढ़ सकते, आपको याद नहीं रहते हैं, और आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ के चले जाइए, जिनको मैं आपको यहाँ पे 5 पार्ट में करा दूंगा। ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये कोर्स आप जरूर देखिएगा, आपका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 की। तो पहला भाग जो है हमारे संविधान का, वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारतीय जो यूनियन है उसकी टेरिटरी कहाँ तक है उसके बारे में बात करता है, उसमें क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला भाग जो है उसमें 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले भारत जो है उसका पहला अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत जो कि राज्यों का एक संघ है, भारत या इंडिया है वो राज्यों का एक संघ है। तो यूनियन की बात हो रही है हमारे संविधान में, भारत को एक यूनियन बोला गया है, एक संघ बोला गया है। देखो, 2 तरह के देश होते हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। ठीक है। तो आपने कई बार सुना होगा भारत जो है वो क्वाजी फेडरल है, कुछ कुछ हद तक वो फेडरल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो संविधान है उसमें इसको बोला गया है यूनियन। क्यों? क्योंकि देखिए, यूनियन और फेडरेशन में काफ़ी सारे अंतर होते हैं। मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा अंतर बता देता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। मान लो एक देश है बड़ा, जैसे भारत है, और भारत 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आज के समय बटा हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी में इसको क्यों बांटा गया, ताकि यहाँ का प्रशासन जो है वो आसान किया जा सके। ठीक है, वो राज्यों को केंद्र ने बांटा है। ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई देश ऐसा है जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे राज्य आपस में मिले और उन्होंने एक देश बना लिया। शुरू में वहाँ पे 14 राज्य थे, आज के समय 50 राज्य हैं। तो ये क्या बन गया, फेडरेशन बन गया। और फेडरेशन में जो है राज्यों के पास ताकत होती है, और राज्यों के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने देश को छोड़ के अपना सेपरेट भी हो सकते हैं वो। लेकिन भारत के राज्यों के पास इतनी ताकत नहीं है, और भीमराव अंबेडकर जी की सिफारिश पे इसमें कहा गया कि भारत को एक यूनियन ही लिखा जाए संविधान में, ताकि राज्यों के पास इतनी ताकत ना हो जाए कि वो कल को छोड़ के चले जाए। ठीक है, ये मैंने डिटेल में बता दिया, आपका पहला अनुच्छेद है, इसलिए अब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे।
दूसरा अनुच्छेद बात करता है कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। भारत में किसी नए राज्य का अगर एडमिशन कराना है, जैसे कि सिक्किम का 1975 में हुआ, तो 1975 में जब सिक्किम का भारत में एंट्री हुई, एक नया एडमिशन हुआ 35वें और 36वें संविधान संशोधन के दौरान, तो उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहा, उस स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, वो दूसरे आर्टिकल में बताया हुआ है। आर्टिकल तीसरा जो है उसमें बताया हुआ है कि नया राज्य किस तरह से बनेगा, नए राज्य की कैसे रखा जाएगा राज्य के अंदर ही। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2001 में 3 नए राज्य बने थे, पहले 25 राज्य हुआ करते थे, फिर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उधर बिहार से झारखंड बना, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो ये राज्य बने। और ऐसे ही 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तो क्या हुआ, केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है कि किसी भी राज्य का वो विभाजन कर सकती है, 2 भागों में उसका नाम दे सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये तीसरे आर्टिकल में दे रखी हैं, क्या क्या उसके पीछे के प्रावधान हैं सब दे रखे हैं। अब एक बात आती है, कुछ करंट की बातें भी मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चला जाऊँगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। 2019 में एक बिल आया था, आपको पता है आर्टिकल 370 का अबोलिशन हो चुका था, 370 जो है धारा वो हट चुकी थी। तो उसके बाद क्या होता है, जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 इसका नाम है। जो 370 धारा को रिपील किया गया उसका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। और इसमें क्या किया गया, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया, 370 धारा हटा दी गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, एक थी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरी है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब आपको पता है पहले 29 राज्य थे, अब ये 29 में से एक राज्य हट के यूनियन टेरिटरी बन गया। तो पहले यूनियन टेरिटरी 29 प्लस 7 था, ये कॉन्सेप्ट था कि 29 राज्य थे, 7 यूनियन टेरिटरी थी। फिर क्या किया गया, 28 राज्य हो गए और 9 यूनियन टेरिटरी हो गई, क्योंकि 7 की बजाय ये 2 यूनियन टेरिटरी होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसमें से भी एक यूनियन टेरिटरी कम हो गई, क्योंकि दादरा नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव को मिला के एक यूनियन टेरिटरी अब बना दिया गया है। तो अब भारत में क्या स्थिति है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है, इस लेसन की PDF मिल जाएगी आपको बेसिकली। भाग 2, दूसरा भाग जो है भारतीय संविधान का, उसमें किस बारे में बात कर रखी है, उसमें बात कर रखा है सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में। अब नागरिकता भारत में आपको पता है एकल है, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे कोई ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है नहीं कि राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ भारत का व्यक्ति है वो नागरिक भारत का ही होगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में है तो वो राजस्थान का भी होगा और भारत का भी होगा, जैसा अमेरिका में होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और उसके साथ कुछ एक्ट जुड़े हुए हैं कि भारत का व्यक्ति कौन है, सिटीजनशिप किसको मिली हुई है, किस व्यक्ति को भारत की संविधान, भारत का संविधान किसको सिटीजनशिप देगा, इस बारे में पहली आर्टिकल जो है भाग 5वां आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो आर्टिकल हैं वो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं कि किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप कैसे जाती है, कैसे आती है। उसके बाद बात आती है कि कोई व्यक्ति, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने पलायन किया था, भारत से पाकिस्तान गए थे बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से भारत में आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो भारत का व्यक्ति था और वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, तो उसके अधिकार क्या हैं, उसकी सिटीजनशिप के लिए क्या राइट्स हैं, तो वो बात कर रखा है भारत के आर्टिकल, संविधान के 8वें आर्टिकल में। और अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया 19 जुलाई 1947 से पहले, ठीक है, तो इससे पहले जो व्यक्ति भारत में आ गया उसके लिए क्या प्रावधान है, बाद में आया उस व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान है, सब दे रखा है आर्टिकल 6 में। भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड ही हैं ये दोनों आर्टिकल, ध्यान रखना। फिर बात आती है कि भारत का व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप कैसे खो सकता है, किस तरीके से उसकी सिटीजनशिप कायम रहेगी, किस तरह से उसकी नागरिकता जा सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसके पास भारत की नागरिकता है, लेकिन वो मान लो जाके अमेरिका में बस गया और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो इस तरह के प्रावधान आर्टिकल 10 में है। फिर है, पार्लियामेंट को अधिकार है कि ये जो सिटीजनशिप है इसमें कुछ वो बदलाव कर सकता है, इसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, इन संविधानों में इन आर्टिकल्स में संशोधन कर सकता है संविधान संशोधन बिल के जरिए। और ऐसा ही हुआ था, एक बिल था, सभी जाने पहचाने होंगे, CAA,
CAA क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट 2019। पहले बिल था, फिर एक्ट बन गया। ओब्वियसली ये पास हो चुका है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, ठीक है। राष्ट्रपति की मोहर इस पे लग चुकी है। इस पे काफ़ी विवाद रहा था, काफ़ी लोग सड़कों पे आए थे, प्रदर्शन किया था और सरकार पे इस चीज़ का आरोप लगाया था कि सरकार किसी एक समुदाय के प्रति वो नहीं हो रही है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रही है, किसी समुदाय विशेष के ये खिलाफ है। लेकिन उस चीज़ को छोड़ते हुए हमें जानना है कि ये एक्ट बिल किस बारे में है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, ये बताता है कि जो भारत में इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं, भारत में जो इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं इन देशों से, कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों की ही बात कर रखी है, किसी चौथे देश की बात नहीं है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भारत में इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस बारे में ये बिल था। तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी सेक्शन था उसको दिया जाएगा और स्पेसिफिकली यहाँ पे मुस्लिम्स को नागरिकता देने से मना कर दिया कि वो अगर इलीगली भारत में आ जाते हैं तो भारत सरकार उनको नागरिकता नहीं देगी। ये एक डिबेट का विषय है कि ये जो चीज़ इन्होंने की ये भारत के संविधान के खिलाफ है या उसके नहीं है, सेक्युलरिज्म की थॉट के, वो एक अलग मुद्दा है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर बात आती है एनआरसी की। एक और बात आपने सुनी होगी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ये है एनआरसी, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें भारत के जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं उनके बारे में पूरी कंप्लीटली डेटा होगा, लिखा होगा कि ये भारत का नागरिक है या ये भारत का नागरिक नहीं है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा कोई रजिस्टर भारत के सभी क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ है, बस आसाम में हुआ था। आसाम में एनआरसी कंडक्ट कराया गया था और एनआरसी ये जो है आसाम का, ये कम्प्लीटली मतलब एक तरीके से पास नहीं हो पाया था ढंग से। ये एनआरसी भी एक तरह से फेलियर था, इसमें काफ़ी सारा सरकार का पैसा लगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक थे उनको भी उनकी नागरिकता यहाँ पे उनको जेन्युइन सिटीजन नहीं माना गया, क्योंकि जो दस्तावेज जो हैं वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं थे, ठीक है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स की, जो भारत का तीसरा भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों के बारे में ही, भारत का जो नागरिक है उसको क्या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? सबसे पहले तो वो अधिकार जो मूल हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, जो मिलने ही मिलने हैं हर नागरिक को। जो भारत का नागरिक है उसको ये अधिकार तो मिलेंगे ही, उसके अलावा और अधिकार तो मिलते हैं, काफ़ी सारे अधिकार मिलते हैं इन अधिकारों के अलावा भी, लेकिन ये अधिकार जो हैं ये मूल हैं और इनको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी के समय कुछ अधिकार यहाँ से चले जाते हैं। अगर आर्टिकल 20 और 21 के अलावा बाकी अधिकारों की बात करें तो वो सारे चले जाते हैं इमरजेंसी के समय, देखेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले भाग 12 से लेके, वैसे ये भाग 12 से लेके 35 के बीच में जो आर्टिकल हैं, 12 से 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो भाग 3 में आ जाते हैं, ठीक है, 12 से 35 के बीच में। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12, ये बताता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। और यहाँ जो राज्य है वो आपका ये राज्य नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान के, ये तेलंगाना, ये राज्यों की बात नहीं है। राज्य यहाँ पे एक तरीके से बता रहा है सरकार, सरकार की परिभाषा है यहाँ पे। और सरकार यहाँ पे केंद्र से लेके और ग्राम पंचायत तक की जो सरकार है उसको कहा गया है ये है राज्य, ठीक है। राज्य क्या है? जो किसी भी तरीके से जिसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, वो केंद्र के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी है, ठीक है, ग्राम पंचायत के पास भी है, सरपंच के पास भी है, इन सभी को माना गया है राज्य। उसके बाद कहा गया कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद द, जो आर्टिकल 13 है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं कि भाग 13 जो है ये बताता है कि राज्य जो है, ये जो ऊपर के व्यक्ति हैं केंद्र से लेकर ग्राम तक, ये राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन करे। फंडामेंटल राइट्स जो हम आगे बात करेंगे उनका वायलेट करे, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, ठीक है। राज्य को ऐसी परमिशन नहीं है और राज्य की डेफिनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इसी आर्टिकल का एक दूसरा भाग है, उसमें दे रखा है कि अगर राज्य ऐसा करता है, कोई भी एक्ट ऐसा लेके आता है जिसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पे खतरा है, आंच है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य को वो ऐसा करने से रोक सकते हैं, उस एक्ट के बारे में जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भाग 13 है, जो आर्टिकल 13 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को। भाग आर्टिकल 13 और 32 के बारे में बात करेंगे तो 32 भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, देखेंगे। देखो, शुरुआती समय में फंडामेंटल राइट्स जो थे वो 7 थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज आपके पास
6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट हैं। एक आर्टिकल था जो आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, ठीक है, किसी भी तरह की संपत्ति रखने का अधिकार। इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद। अब देखिए, आप सभी को पता है कि सब लोग रखते हैं प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकते, किसी तरीके का कोई प्रोहिबिशन नहीं है, हटाया नहीं गया है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, ये वेलफेयर में, सामाजिक कल्याण की स्कीम्स को रोक रहा था। इसीलिए सरकार को इसको रिपील करना पड़ा 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान, ठीक है। साथ ही साथ इसी का प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ दे रखी है, आर्टिकल 300A जो है, 300A जो है, अंडर दिस आर्टिकल ये कह रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का आप एक्सेशन करना चाहती है सरकार, और उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो उस प्रॉपर्टी को खरीद सकती है। उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन बाद में संशोधन करके कंपनसेशन की जगह उसको दे दिया कि कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी और सरकार वो अमाउंट तय करेगी कि कितना उसको मिलता है, ठीक है। तो भाग 12 में हम बात करेंगे, तब देखेंगे 300A के बारे में। अभी मैंने आपको बता दिया है फंडामेंटल राइट्स के समय, ठीक है। अब बात आती है जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जो हैं 6, उनमें पहला अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, समता का अधिकार भी बोल सकते हैं, या बराबरी का दर्जा, एक ही बात है। तो ये बराबरी का दर्जा जो है, ये पहला आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में इसके बारे में आपको दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। तो अनुच्छेद 14 जो है, ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी को एक समान समझा जाएगा। कानून किसी के लिए बायस नहीं होगा, किसी की तरफ झुका हुआ नहीं होगा। तो जो कानून की तराजू है वो दोनों के लिए इक्वल रहेगी, चाहे कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो या फिर वो गरीब व्यक्ति हो, उनको जस्टिस जो है वो इक्वली मिलेगा, ट्रीट होगा। इसी कंटेक्स्ट में 2019 में एक बिल लाया गया था, 3 तलाक बिल, ट्रिपल तलाक बिल, आप एक्ट जो है आपको पता होगा। इस बिल का नाम क्या था, इस एक्ट का नाम क्या है? द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन द मैरिज एक्ट 2019। इसमें क्या कह रखा है कि ये जो शरीयत में एक तरीका दे रखा है कि मुस्लिम वीमेन को 3 बार तलाक बोल के एक मुस्लिम व्यक्ति छोड़ सकता है और उसका तलाक माना जाएगा। तो इसको हटा दिया गया है कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट में हटा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये इलीगल है, ये गलत चीज़ है ना, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, इक्वलिटी को ये आर्टिकल 14 का ये हनन है। तो इसीलिए जो ट्रिपल तलाक बिल है वो पार्लियामेंट में भी लाया गया और उसके बाद ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन माना गया, ठीक है। हालांकि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए इस बिल को लाया गया और उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट में पारित हो गया। और अब अगर कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम महिला को ट्रिपल तलाक देता है तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 आपने मूवी देखी होगी, और आर्टिकल 15 किस बेस पे है? आर्टिकल 15 ये बोलता है कि किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रोक है, भेदभाव करने पे रोक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बोल दिया है कि ये ठीक है, करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। ये किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप किसी भी ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो ये कानूनन जुर्म है, आप उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 है, इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल ही जो फंडामेंटल राइट्स हैं मैं सबको लगभग डिस्कस करूंगा, और क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों पे जाने के लिए सभी व्यक्तियों को बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये जो है अनुच्छेद, इसी के रहते कई बार लोग रिजर्वेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी इक्वलिटी जो है अपॉर्चुनिटी के, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के खिलाफ है रिजर्वेशन। ठीक है, बात ठीक है, इसके खिलाफ है क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान है जिसमें वीकर सेक्शंस को कुछ मदद मिलती है, उनको कुछ छूट मिलती है, उनको रियायत मिलती है, सरकारी नौकरियों को पाने में थोड़ी आसानी मिलती है। लेकिन आर्टिकल 46 जो है डीपीएसपी में,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें ये जो आर्टिकल 46 है इसमें दे रखा है कि आप जो वीकर सेक्शन है समाज के, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको शैक्षिक रूप से और उनके आर्थिक मदद कीजिए, तो उनको रिजर्वेशन वहाँ से मिलता है। ठीक है, और बाद में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए, संविधान संशोधन भी किए गए, और इसके जो सब पार्ट्स हैं उनमें ये दिया भी गया है कि जो भाग 16 और 15 के आगे के भाग हैं, इनके सब पार्ट्स हैं, उसमें दे रखा है कि इनको छूट मिल सकती है, क्योंकि उन सेक्शंस को भी हमें इक्वल लाना है। अभी वो इक्वल नहीं है, इक्वल जब हो जाएंगे उसके बाद हम उनको इक्वल ट्रीट करेंगे। अब क्या है, 2019 में एक बिल लाया गया और वो एक्ट बन गया कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट, 103वां जो संविधान संशोधन है, उसमें क्या कहा गया कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जर्नल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में भी, जॉब्स में भी, जर्नल कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसकी बात है। तो ये आर्टिकल 15 के छठा भाग और 16 के छठे भाग में इसको अमेंड किया गया है। तो पहले आपको पता है SC ST OBC तो था ही, अब आ गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। ठीक है, ये सेक्शन हो चुके हैं जिनके पास कैटेगरी वाइज एक रिजर्वेशन है। तो EWS जो है ये किस बेस पे है, ये है इकोनॉमिक बेस पे, और ये जो हैं ये इनकी जो क्लास वाइज है, इनके वर्ण के आधार पे हैं। फिर है आर्टिकल 17, बहुत महत्वपूर्ण है, यह है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसके खिलाफ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का बिहेव किया जाता है, छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, तो इसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है और ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है वो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। पहले के समय पे, राजा रजवाड़ों के समय पे आपको पता है कि राजाओं को बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पे राजा उपाधियां दे दिया करते थे। तो एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती थी, लोगों के बीच में समानता नहीं रह पाती थी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, हमारी जो संविधान सभा थी उसने क्या किया, ये भी आर्टिकल 18 भी रखा कि टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, शिक्षा, आर्मी, इन क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो किसी भी तरीके के टाइटल्स यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई, तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर है दूसरा, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम कौन से आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनमें हम फ्रीडम की बात करते हैं। आर्टिकल 19 बहुत बार सुना होगा, मीडिया की स्वतंत्रता, आदमी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान भी है सब लोगों के लिए। तो आर्टिकल 19 जो है ये 6 तरह की आज़ादी देता है, किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति को 6 तरह की आज़ादी देता है। ये अधिकार जो है किसी भी विदेशी को नहीं मिलता, पहली बात तो। ठीक है, 6 अधिकार क्या हैं, सबसे पहला है बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, असेंबल होने की आज़ादी, तीसरी है यूनियन बनाने की आज़ादी, चौथा है फ्री ऑफ मूवमेंट, कहीं भी जाने आने की आज़ादी, चौथा है कहीं भी सेटल होने की आज़ादी, छठा। अब देखिए क्या है, पांचवा है हुआ ये। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात है, आप असेंबल होना चाहते हैं पीसफुली, बिना हथियारों के, किसी भी हथियार के बिना, अगर आप एक तरीके से चाहे आंदोलन कर रहे हो, असेंबल होना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि इसके पीछे कुछ प्रावधान होते हैं, बार बार आपको पता है 144 धारा जब कभी लग जाती है कहीं किसी इलाके में, तो आपको पीसफुली भी इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो एक इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजंस में तो लगभग सभी फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही इसी दूसरे में पार्ट में ही। ठीक है, फिर है फ्रीडम ऑफ फॉर्म, एसोसिएशन और यूनियन। किसी भी तरीके का आप गुट बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं, अगर लॉफुली वो ग्रुप सही है तो आप बना सकते हैं, लॉ के अंडर रहते हुए। ठीक है, कहीं भी आवाजाही आपकी किसी तरीके से प्रतिबंधित नहीं रहेगी, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपका फ्री ऑफ मूवमेंट है, पूरे देश में कहीं भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कहीं भी सेटल होना चाहते हैं, किसी भी इलाके में जाके अपना घर बनाना चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ में भी कोई नहीं रोक सकता। पहले ऐसा होता था जम्मू कश्मीर में कि उस इलाकों में नहीं रह सकते थे, वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते थे, वहाँ पर सेटल नहीं हो सकते थे कुछ इलाकों में, लेकिन अब वो भी हट गया। ठीक है, कुछ इलाकों में नॉर्थ वेस्ट में ऐसा होता है, वो अलग बात है। आर्टिकल F जो है 9F में, ये जो है इसको हटा दिया गया, रिपील कर लिया गया, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही था। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ तो ये भी ऑटोमेटिक हट गया 31वें आर्टिकल के साथ। ठीक है, फिर बात आती है छठा,
6 जो है जी भाग जो है 9th का, वो क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं, आपको छूट है, बस कानून के दायरे में रह के। ऐसा कोई इलीगल काम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन लीगल काम आप में कोई भी प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। The Supreme Court has declared access of the internet as a fundamental right under Article 9A 1A। जो 9(1)(a) है उसके अंदर फ्रीडम, पहले तो केरला हाई कोर्ट ने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट माना था कि भाई ये एजुकेशन में आज बहुत बड़ा इसका रोल रहता है इंटरनेट का, तो इसको फंडामेंटल राइट माना गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको 9A में दर्ज करा दिया और कहा कि ये अब आपका फंडामेंटल राइट है। भले ही संविधान में लिखा हुआ नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कुछ ऐसा फैसला लेता है तो वो फंडामेंटल राइट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 जो है और आर्टिकल 21, ये ऐसे दो आर्टिकल्स हैं, ऐसे दो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, जो किसी भी समय पे, इमरजेंसी के समय भी आपके से छीने नहीं जाते। जैसे राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी है, ये नहीं छीन सकती सरकार आपसे किसी भी शर्त पे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना लगी हो, आपसे जीने का अधिकार नहीं छीन सकती। कोर्ट के थ्रू अगर आप किसी व्यक्ति को अगर फांसी हो जाती है तो वो एक अलग बात है, वो तो क्या हुआ, लॉफुली किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से जीने का अधिकार छीना जा सकता है किसी भी कानून के थ्रू, ऐसा नहीं होता। फिर है आर्टिकल 20, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंसेज। अगर किसी भी तरीके का कोई जुर्म किया जाता है तो उसके खिलाफ आपसे किसी भी व्यक्ति से क्या पुलिस है जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेती है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन मिला होता है उसको, कि जब वो कानून की गिरफ्त में चला गया तो भी उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। और वो अधिकार क्या हैं, वो बात है कि 24 घंटे के पहले जज के सामने पेश करना पड़ेगा, उसके गवाही कौन दे सकता है, वो खुद के खिलाफ गवाह नहीं हो सकता है। एक बड़ा प्रोविज़न है ये कि वो खुद के खिलाफ कभी भी जो व्यक्ति है वो गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसा ही एक, अगर आपको मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊं, 1519 ए जो रूल है, ठीक है, जो हमारा पिनल कोड का, उसकी बात करूं मैं, तो उसमें क्या दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इलेक्ट्रॉन मशीन, वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम जो है, इसमें कुछ खराबी है, और ये जो ऑडिट आया है जिसमें एक वेरीफाइड पेपर निकलता है ऑडिट वाला, ऑडिट ट्रेल मशीन से, इसमें कुछ दिक्कत है, उसने जो किया उसके खिलाफ है, तो वो खुद के खिलाफ गवाही दे रहा है, एक तरीके से वो खुद की ही उसकी गवाही चल रही है और उसने वही चीज़ की है। तो उससे क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है आर्टिकल 20 का भाग 3 के खिलाफ, जो कहता है कि कोई भी अक्यूज पर्सन जो है वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो ऐसा प्रावधान अगर कहीं हो कि उसको खुद के खिलाफ ही गवाही देनी पड़े, तो वो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है आर्टिकल 23 का, 23 यानी नहीं 20 का पार्ट 3। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सेंट्रल केसेस। कुछ मामलों में जो है अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ क्या है, प्रोटेक्शन मिला होता है, वो आर्टिकल 22 में भाग में बात कर रखी है, आर्टिकल 22 में बात कर रही है। फिर तीसरा अधिकार ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भाग आर्टिकल 23 और 24 में बताया हुआ है। 23 में कह रखा है कि किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो, और फोर्स लेबर जो है वो भारत में इलीगल है, वो प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 24 बताता है कि अंडर 14 साल से छोटे बच्चों से आप किसी भी फैक्ट्री और माइंस में काम नहीं करवा सकते, ये आप उनके खिलाफ है। आर्टिकल 21A जो है वो क्या बताता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21A है। ठीक है, फिर बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भाग इसका चौथा पार्ट है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स में, चौथा राइट वो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में बात करता है कि किसी भी तरीके का रिलीजियस तरीके से आप रहना चाहते हैं, धर्म की आज़ादी के बारे में है कि आपको कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, उसको प्रोपोगेट करने की आज़ादी है, उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। ठीक है, ये भाग आर्टिकल 25 में दे रखा है। आर्टिकल 26 में दे रखा है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज किस तरह से करना चाहते हैं, आपकी खुद की आज़ादी है। साथ ही साथ अगर देना है आपको किसी भी तरीके के धार्मिक दान पुण्य करना चाहते हैं, धर्म का दान करना चाहते हैं, तो उस पर कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा और सरकार आपको कभी रोकेगी नहीं। ठीक है, आर्टिकल 28 जो है वो कहता है कि आप किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते
हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, तो आपको किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं है, आपकी आज़ादी है, आप जा सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। फिर बात आती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, जो आर्टिकल 29 और 30 बात करते हैं। ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये है कि उनकी संस्कृति, उनकी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनका आर्टिकल 29 में बात कर रखी है। और साथ ही साथ आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को इस तरीके इसका भी छूट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स चला सकते हैं, लाइक मदरसा वगैरह चलता है, जो मदरसा वगैरह चलते हैं तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको इस्टेब्लिश करने की आपको आज़ादी है, ये आर्टिकल 30 बोलता है। फिर आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बोलते हैं रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 के थ्रू कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी वायलेशन हुआ है। तो ये भारतीय संविधान की आत्मा बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि ये जो 32वां भाग है, 32वां आर्टिकल है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है भारतीय संविधान का, क्योंकि ये व्यक्तियों को उनके फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रोवाइड करता है कि उनको उनके अधिकार मिलेंगे। ठीक है, अगर सरकार आपके अधिकारों को वायलेट करती है तो कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।